जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रे आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं हमारे प्यारे प्लेटफॉर्म अचीव सीएपीएफ सीडीएस पर। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी का एनालिसिस। तो इस ज्योग्राफी को एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको समझा देता हूं कि हमारे किस एनसीईआरटी से, कौन सी बुक से, कौन सी क्लास से कितने क्वेश्चन देखने को मिले थे दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमारी क्लास 6 से एक क्वेश्चन आया था, 7 से सिर्फ एक क्वेश्चन, 8 से एक, 9 से एक, 10 से एक, यानी कि 6 to 10 तक एक एक क्वेश्चन हमें हर एनसीईआरटी से देखने को मिला है। बट 11th क्लास में फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी से हमें 6 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। हमारी जो एक ये वाली बुक है 11th क्लास की फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, फिर उसके बाद इंडियन जो एक फिजिकल एनवायरनमेंट की बुक है हमारी, वहाँ से भी सिर्फ एक ही क्वेश्चन देखने को मिला है। और फिर आते हैं हम 12th क्लास की 2 बुक्स हैं दोस्तों, तो उन 2 बुकों में से सिर्फ एक बुक है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, वहां से हमें 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और जीसी लियोंग से भी आप काउंट कर सकते हैं, एक क्वेश्चन है। साथ में इन्वायरमेंट को भी हमने यहाँ पर काउंट किया है और इन्वायरमेंट के 3 क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर मिसलेनियस से 3 क्वेश्चन। ये मिसलेनियस क्या है? मुझे एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन हैं जिनके सोर्सेज नहीं देखने को मिले हैं। हाँ, हम उन्हें कहीं ना कहीं से जरूर ऐड करेंगे, बट उनका जो सोर्स है वो एनसीईआरटी नहीं है, तो इसीलिए मैंने इन्हें मिसलेनियस में डाला है। इस तरीके से ये पूरा आपका डिवीजन आपके सामने है। टोटल 23 क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने को मिले थे, अगर हम इन्वायरमेंट को भी काउंट करते हैं। अगर इन्वायरमेंट को काउंट नहीं करते तो सिर्फ 20 क्वेश्चन हैं आपके जो कोर ज्योग्राफी से आपको देखने को मिले थे। अब इन्हें करना कैसे है, पढ़ना कैसे है, वो मैं सब आपको तरीका बताऊंगा इस वीडियो के एंड में भी। और एक अलग से हम लोग पूरी स्ट्रेटेजी की वीडियो डिस्कस करेंगे, जहां पर एक एक सब्जेक्ट को हम डील करेंगे कि कैसे पढ़ना है। अब यहां पर देखिए आपके सामने 6, 7, 8, 9, 10 सब में से एक एक क्वेश्चन आया है, बट इसे पढ़ने का तरीका ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए दोस्तों कि आप एक एनसीईआरटी उठाकर पढ़ रहे हैं, फिर दूसरी पढ़ रहे हैं, फिर तीसरी पढ़ रहे हैं। ये एकदम सही तरीका नहीं है। तो जो तरीका है वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, बट अभी हम यहाँ पर एनालिसिस डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम दोस्तों शुरू करते हैं आज हमारा ज्योग्राफी का एनालिसिस। देखिए मैं इस क्वेश्चन से शुरू करूं, मैं पहले ही आपको बता देता हूं दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा हैं, तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो, तो थोड़ा सा अपना पेशेंस है बना के रखिएगा। यहाँ पर हर एक क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ आपको सीखने को मिलेगी, और कुछ ऐसे जो डिफिकल्ट टाइप के जो क्वेश्चन थे, जो कहीं और से कुछ अजीब तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे, वहां पर भी मैं आपको बहुत ही प्यारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरी देखिएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। अब दोस्तों क्लास 6 से हमारा पहला क्वेश्चन आता है, क्या है ये? विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन द चेंज इन सीजन ऑन अर्थ। अब यहाँ पर चेंज इन सीजन ऑफ द अर्थ पर क्वेश्चन है। मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, ये आपकी क्लास 6 से क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन काफ़ी इजी था, बट हो सकता है बहुत बच्चों को यहाँ डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी हो। अब ये क्लास 6 में कहाँ था मैं आपको दिखाता हूँ। क्लास 6 में आप नोटिस करेंगे पेज नंबर आपका देखिए 20 है। मैंने यहाँ पर इसे गेम चेंजर में अलग से पूरा पेज प्रोवाइड कराया था विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अटैचमेंट के साथ। तो ये आपका यहाँ पर एक एक्टिविटी है, और मैंने कहा था कि इस ऐसे बॉक्सेस को मिस ना करें। तो इस एक्टिविटी को मैंने अलग से सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है उसे हाईलाइट करके अलग से प्रोवाइड कराई थी कि जो रिवॉल्यूशन है, जो रिवॉल्यूशन है अर्थ का, एंड इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन कॉज सीजन। तो सीजन क्या क्या कारण से सीजन होता है आप यहां पर देख रहे होंगे, मैंने लिखा भी है कि मेमोराइज दीज कीवर्ड्स। एक रिवॉल्यूशन पर ध्यान देना है आपको, और दूसरा इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस। ये 2 चीजें हैं जो एक्चुअल में आपको सीजन का जो मेन कारण है, ये 2 हैं, रिवॉल्यूशन और इंक्लिनेशन। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है। पहला है दोस्तों टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस। तो टिल्ट यानी कि आपका इंक्लिनेशन की बात हो रही है, अर्थ के एक्सिस पर जो अर्थ है वो इंक्लाइंड कर रही है, वही आपका टिल्ट कहने का मतलब है। तो इसका जो राइट आंसर है, जो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, वो ये ए ऑप्शन है। बट हम आगे के भी ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। यहां पर कह रहा है रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। हमने अभी नीचे देखा बात रोटेशन की नहीं हो रही है, रिवॉल्यूशन की हो रही है, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, ठीक है। तो यहां पर रोटेशन है, इसीलिए हमारा ये जो ऑप्शन है इस वजह से गलत हो जाता है, बी ऑप्शन। सी में रिवॉल्यूशन की बात तो हो रही है, बट यहां पर रिवॉल्यूशन मून अराउंड द सन की बात हो रही है। तो इन्होंने वर्ड्स में तो कंफ्यूज किया है, बट स्टेटमेंट उसका पूरा गलत है, ठीक है। और डी ऑप्शन तो हमारा एकदम 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 रॉन्ग है। तो इसका जो आंसर आपका आएगा टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस आएगा। ये सीएपीएफ 2023 का क्वेश्चन था, और मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ये आपके प्रीवियस
कई सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। आप यहां पर नोटिस कर रहे होंगे, ये आपका CSC 2013 में यहां पर आपको दिखाया है। ये मैंने सारे एक फाइल जो है अटैच करके एक पेज में दी है, इसलिए शायद आपको थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा होगा, बट यहां पर आपसे क्वेश्चन उसी चीज पर पूछा गया है। आप देख रहे होंगे सीजन के बारे में स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आप इसे एक बार पढ़ लेंगे, आपको समझ में आ जाएंगे। ये PYQs आपको करने बहुत जरूरी है दोस्तों। हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपका देखेंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिंक्ड है। NDA में आपका सीजन से एक क्वेश्चन आया था, उसमें पूछा गया था उसके कारण क्या है, कॉजेज क्या है। उसके बाद CISF में आपका सीजनल चेंजेस का जो कारण पूछा था वो आपका यहां पर पूछा हुआ है। सेम आपका CAPF 2019 में पूछा गया था कि इफ इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ अर्थ इज नॉट इंक्लाइन, यानी कि जो टिल्ट है वो अगर नहीं होगा तो किस चीज में प्रॉब्लम आएगी, मतलब क्या है जो नहीं होगा। तो हमारा यहां आंसर आया था देयर वुड बी नो चेंज ऑफ सीजन। तो इस बार इन्होंने उल्टा करके पूछ लिया कि अगर सीजन होंगे तो क्या होगा, तो हमारा टिल्ट होगा। तो अब देखिए, मुझे पता है कि आप सभी को इसका आंसर पता था, बट मैंने इसकी जो एनालिसिस है डिटेल में इसलिए की है ताकि आपको पहली चीज आपकी NCERT की इंपॉर्टेंस पता चले कि आपके जो क्वेश्चन है वो NCERT से पूछे गए, और दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वैल्यू कि PYQ से ही डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ये चीज आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पर फ्रेंड्स। दूसरा क्वेश्चन आपका ये मैपिंग से रिलेटेड था। आपको याद होगा कि मैप्स के एक कंप्लीट वीडियो मैंने बनाई थी और उसमें मैंने कहा भी था कि ये सभी मैप्स हैं, आप तैयार रखिएगा। उसमें एक ग्रासलैंड के बारे में हमने डिस्कस किया था, वही क्वेश्चन आपका दोस्तों यहां पूछा गया है। अब ये ग्रासलैंड का टेम्परेट ग्रासलैंड है एक तरफ और उसके रीजन है, इसके बारे में देखिए, यहां पर प्रेरी है, स्टेपीज है, पंपास है और वेल्स है। अब ये आपका क्लास 7th नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ पेज 86 से क्वेश्चन आया है दोस्तों। यहां पर आप देखेंगे प्रेरीज, ये रहा आपका यहां पर प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका, तो हमारा जो प्रेरीज है वो नॉर्थ अमेरिका हो जाता है। स्टेपीज, ये रहा आपका यहां पर स्टेपीज साउथ एशिया, साउथ एशिया यानी कि यूरेशिया, यूरेशिया की यहां पर बात हो रही है। तो A का हमारा यहां पर 3 हो जाएगा एंड B का हमारा 1 हो जाएगा। तो C तो हमारा यहां पर आंसर आ चुका है, बट इसके ऑप्शंस देख लेते हैं कि क्या NCERT में कंप्लीटली मेंशन थे या नहीं। पंपास, पंपास आपको दोस्तों देखिए यहां दे रखा है पंपास अर्जेंटीना, अर्जेंटीना यानी कि साउथ अमेरिका आपका। उसके बाद आता है वेल्ड, वेल्ड आपका दे रखा है साउथ अफ्रीका, वेल्ड आपका साउथ अफ्रीका। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, जितने भी ऑप्शन आपको यहां पर मेंशन है वो चारों के चारों ऑप्शन आपकी क्लास 7th की NCERT में अलग से एक बॉक्स में प्रोवाइड किए हुए हैं। तो मुझे पता है आपने ये सही किया होगा, बट फिर वही बात कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि NCERT की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है दोस्तों। अब साथ में मैं आपको दिखाता हूं, ये ऐसा नहीं है कि प्रीवियस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है दोस्तों। मैं NCERT के साथ साथ आपको PYQs की वैल्यू भी दिखा रहा हूं कि हर एक क्वेश्चन किस तरीके से PYQ में लिंक्ड है। आप देखिए CDS 2015 में सेम इसी पैटर्न पर क्वेश्चन आता है, लानोज, प्रेरीज, पंपास, डाउन्स, और उन्हें कंट्री से मैच किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आप यहां देखिए स्टेट PCS में, मैं अपने गेम चेंजर में कई बार स्टेट PCS के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराता हूं दोस्तों। यहां उसमें यहां क्या दे रखा है, लानोस, स्टेपीज, प्रेरीज, वेल्ड, और उसको मैच करने के लिए दे रखा है। और इस तरीके से ये एक्सपेक्टेड था कि आपने एक मैप ग्रासलैंड का बनाया होना चाहिए और इस तरीके से आप इसे कर पाते। तो मतलब कई तरीके हो सकते हैं एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के, उसके PYQs, उसका NCERT सॉल्यूशन, उसका मैपिंग। तो ये है तरीका इस क्वेश्चन को करने का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहां पर हमारा, यूजिंग द कोड गिवन बिलो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फार्मिंग। अब हमसे टाइप ऑफ फार्मिंग पूछा हुआ है, तो हम यहां पर कीवर्ड पकड़ेंगे कि हमें क्या क्या चीजें मेंशन है। पहला कह रहा है द प्रोड्यूस इज कंज्यूम्ड एंटायरली और मेनली बाय द फैमिली हु वर्क ऑन द लैंड और टेंड द लाइफ स्टॉक। अब एंटायरली वो फैमिली ही उस जो कंज्यूम कर रही है, सारा जो क्रॉप है वो एंटायरली फैमिली ही कंज्यूम कर रही है, ठीक है। दूसरी चीज, ये स्मॉल सरप्लस इज प्रोड्यूस्ड, इट मे बी सोल्ड और बार्टर। तो बार्टर सिस्टम यहां पर है, ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो आई नो आपको इसका आंसर पता होगा, सब्सिस्टेंस फार्मिंग है। और मैं इसका सोर्स भी बता देता हूं, क्लास 8 चैप्टर 4, और साथ में आप क्लास 12 में भी इसका जो ग्लिम्स है वो देख सकते हैं। एग्रीकल्चर एक टॉपिक है वहां पर। अब यहां आप देख रहे होंगे दोस्तों, सिंपल कह रहा है सब्सिस्टेंस फार्मिंग में, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली। यहां पर हमारी सिर्फ फार्मर्स फैमिली की जो नीड है वो कैटर हो जाए, बस उतना इसका मेन पर्पस होता है। ट्रेडिशनली लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी का रोल कम है, कम और ना के बराबर है, ठीक है। और फिर आपको यहां पर ये क्लासिफिकेशन दे रखा है। तो मुझे लगता है कि ये रहा आपका टेक्नोलॉजी और फैमिली
लो लेवल पर जो इसका जो प्रोड्यूस है वो सारी जो कीवर्ड्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए इसका आंसर जो है सबसिस्टेंस फार्मिंग होगा। क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था, उम्मीद है आप सभी ने इसको सही किया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये है हमारा, कह रहा है ग्रेट नदर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय बेसिन्स ऑफ 3 डिस्टिंक्ट रिवर सिस्टम इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ये एकदम सही स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, यहां पर आपको कह रखा है नदर्न प्लेन्स में कि दीज आर फॉर्म्ड बाय एलुवियल डिपॉजिट लेड बाय द रिवर इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। तो ये तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट आप सबको क्लियर होगा। सेकेंड, दे आर वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड ऑन द अर्थ। ये पॉपुलेटेड एरिया है हमारे अर्थ का, तो ये भी यहां पर आपको मेंशन है दोस्तों कि दैट इज द रीजन फॉर हाई कंसंट्रेशन ऑफ द पॉपुलेशन इन दिस प्लेन्स। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी 9th में ये दोनों स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों सामने आपके बिल्कुल क्लियरली मेंशन है। एग्जैक्ट लाइन बाय लाइन नहीं है, बट इसका आइडिया ऑलमोस्ट यहां से लगाया जा सकता है। अब जो डाउट आता है दोस्तों वो हमें आता है इस थर्ड स्टेटमेंट पे कि क्या ये थर्ड स्टेटमेंट सही है या नहीं है। अब मैं यहां पर आपको अप्रोक्स वैल्यू या ये हो सकता है नहीं हो सकता है, मैं ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मैं टू द पॉइंट एकदम एग्जैक्ट सोर्स दिखाऊंगा, सिर्फ इसका नहीं, इसका तीनों का। आप देखिए यहां पर ये एक पेज है, इसका सोर्स भी मैं बताऊंगा ये पेज कहां से लिया है। देखिए यहां पर क्या है, द ग्रेट प्लेन्स। सबसे पहले थर्ड स्टेटमेंट ही देखते हैं। Between the Yamuna at Delhi and the Bay Bengal, nearly 1600 kilometer away, there is a drop of only 200 meter in elevation. ये रहा आपका स्टेटमेंट। यहाँ पर ध्यान से देखिए दोस्तों, Between the Yamuna at Delhi and the Bay Bengal, nearly 1600 kilometer away, there is a drop of only 200 meter in elevation. एकदम डायरेक्ट स्टेटमेंट, टू द पॉइंट। इसी तरीके से आप सेकंड स्टेटमेंट भी यहाँ देख सकते हैं। यहाँ कह रहा है कि देयर आर वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑन द अर्थ, और यहाँ आप देखेंगे दे आर वन ऑफ द मोस्टली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑन द अर्थ। और उसी तरीके से जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो भी यहाँ पर मेंशन है। तो तीनों स्टेटमेंट आपको यहाँ दे रखे होंगे दोस्तों। अब इस सोर्स को फॉलो नहीं करना है, ये आपकी इंडिया ईयर बुक है दोस्तों, वहां से मैंने इसको कंफर्म किया है। मेरा बस उसको पढ़ने का पर्पस बस यही था कि मैं ये कंफर्म कर पाऊं कि आपका थर्ड स्टेटमेंट है ये सही है या गलत है। तो बस यहां से आपको ये जानना है कि ये थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, बट आपको इस सोर्स को फॉलो नहीं करना है। फॉलो हमें एनसीईआरटी ही करनी है, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारे पहले और दूसरे स्टेटमेंट ठीक है। जिन्होंने थर्ड को भी टिक किया है उनका आंसर ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और गलत भी हुआ है, अगर किसी बच्चे से थर्ड स्टेटमेंट गलत भी हुआ है, एलिमिनेशन मेथड उन्होंने किसी भी तरीके से लगाने की कोशिश की है और गलत हो गया, तो भी परेशान नहीं होना है दोस्तों, क्योंकि ये स्टेटमेंट जनरली हमारी एनसीईआरटी में नहीं मेंशन है। ठीक है, बस इसका जो मैंने सपोर्ट लिया है ये आपको ये दिखाने के लिए कि ये जो आंसर है इसका 1 2 3 होगा, थर्ड स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब ये क्वेश्चन दोस्तों हमारे पूरे एग्जाम का, हमारे पेपर का सबसे डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है। इसमें क्या डिस्प्यूट है, क्या प्रॉब्लम है, क्या सॉल्यूशन, मैं आपको सब बताऊंगा। क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रागी क्रॉप ग्रोन इन इंडिया इज करेक्ट। रागी क्रॉप के बारे में पूछा है कि क्या सही है। अब ये 4 स्टेटमेंट में मैं आपको बताता हूं दोस्तों, प्रॉब्लम ये है कि 3 स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, 1 स्टेटमेंट गलत है। तो यहां पर इनसे जो यूपीएससी है उनसे गलती क्या हुई है कि हमसे करेक्ट की जगह इनकरेक्ट पूछना चाहिए था। और वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है दोस्तों बी। ये ध्यान रखिएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बी है, ना कि कोई और। ए स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बी सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, डी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये मैं कैसे कह रहा हूं, मैं 2 प्रूफ आपको यहां पर दिखाऊंगा। एक, ये हायर स्टैंडर्ड की बुक है दोस्तों, ये जनरली एनसीईआरटी में आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगा, बट अदर आप ग्रेजुएशन जो बुक्स होती हैं, माजिद हुसैन और डीआर खुल्लर, जो इंडिया की ज्योग्राफी है उसके ऊपर इन डेप्थ नॉलेज के साथ हजारों पेजेस की बुक्स लिखी हैं। तो वहां से मैंने इसका जो फाइंड आउट किया है सोर्स, ये मेरे पास एक बुक रखी हुई थी, तो मैंने इसको जब फाइंड आउट किया रागी क्रॉप के बारे में, आप देखेंगे यहां से लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आपका यहां से उठाया है। आप देखिए, पहला स्टेटमेंट है इट इज अ मिलेट क्रॉप ग्रोन इन ड्रायर पार्ट ऑफ द साउथ इंडिया। यहां पर आप देखेंगे गिवन है हमें रागी इज अनदर इंपॉर्टेंट मिलेट मेनली ग्रोन इन ड्रायर पार्ट ऑफ द साउथ इंडिया। ठीक है, एकदम सही है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यहां पे दोस्तों हम डी स्टेटमेंट देखेंगे। इट इज ग्रोन बिटवीन 20 डिग्री सेल्सियस एंड 30 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर और रेनफॉल है 50 से 100 सेंटीमीटर। ये रहा आपका डी स्टेटमेंट। इट रिक्वायर्स 20 to 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 50 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल।
डी स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, ए भी सही है, क्लियर है यहां तक। सी पर देखिए, सी पर दोस्तों, इट इज रेन फेड क्रॉप ग्रोन इन रेड, लाइट, ब्लैक एंड सैंडी लूम। इट इज रेज्ड ऑन रेड, लाइट, ब्लैक एंड सैंडी लूम। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। गलत कौन सा है मैं आपको बताता हूं, गलत है बी ऑप्शन। क्यों गलत है? यहां पे कह रहा है कि इट इज अ राबी क्रॉप सोन बिटवीन नवंबर से मार्च, जबकि यहां आप देखेंगे मेंशन है इट इज रेन फेड खारिफ क्रॉप विच इज सोन बिटवीन मई एंड अगस्त। तो जो गलत आंसर है वो दोस्तों बी है। और मुझे लगता है कि आप इस बुक पर बिल्कुल भी शक न करें, ये बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स आप कह सकते हैं। ये हायर स्टैंडर्ड्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं इन बुक्स का। बट फिर भी अगर आपको कहीं पर भी एक डाउट है कि नहीं नहीं ये गलत हो सकता है, तो मैं आपको बताता हूं कि जो बी स्टेटमेंट है, हमारा बी स्टेटमेंट, वो क्यों गलत है। ये राबी क्रॉप नहीं है दोस्तों, ये हमारा खारिफ क्रॉप है। और ये कई बार गवर्नमेंट ने जब अपनी एमएसपी रिलीज की है, मैं आपको दिखाता हूं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जब जो गवर्नमेंट है अपनी राबी और खारिफ क्रॉप पर रिलीज करता है, तो वहां पर क्रॉप्स के नाम मेंशन किए जाते हैं। तो आप देखेंगे राबी क्रॉप में कहीं पर भी आपको ये जो रागी क्रॉप है वो नहीं देखने को मिलेगा। आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर कहीं पर भी रागी नहीं देखने को मिलेगा। बट जब बात यहां पर आप खारिफ क्रॉप की देखते हैं, खारिफ क्रॉप में आपको यहां पर रागी मेंशन किया है। ठीक है, तो क्लियर है दोस्तों कि रागी हमारा खारिफ क्रॉप है, ना कि राबी क्रॉप है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी होगा। अगर इन्होंने हमसे पूछा होता कि इनकरेक्ट बताइए, तो ना तो इनकरेक्ट पूछा है और करेक्ट तीनों स्टेटमेंट है, तो वैसे तो ये क्वेश्चन ड्रॉप होगा। बट हमने इसलिए डिस्कस किया है कि इन फ्यूचर अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ये सारी जो नॉलेज है मैंने अभी जो आपको प्रोवाइड किया है, इसको अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना है और ध्यान रखना है आगे के लिए। ठीक है, क्लियरिटी है, कोई कंफ्यूजन नहीं है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट इनलैंड एंड प्रोटेक्टेड पोर्ट ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। अब दोस्तों आपको ध्यान होगा, एक वीडियो हमने पहले ही डिस्कस की थी 99% प्रोबेबिलिटी के साथ कि एक पोर्ट पर क्वेश्चन आने वाला है, और वहां पर भी मैंने ये क्लियरली मेंशन किया था। मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा अभी, उसमें कहां पर कैसे मैंने मेंशन किया था। बट एनसीईआरटी का एक सोर्स देख लेते हैं। देखो दोस्तों, इसका आंसर होगा विशाखापट्टनम। और आपकी 10th क्लास की एनसीईआरटी पेज 86 पे ये मेंशन भी है कि विशाखापट्टनम इज द डीपेस्ट लैंडलॉक्ड एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट, और यही आपसे पूछा है, डीपेस्ट और प्रोटेक्टेड पोर्ट। अब दोस्तों ये है जो वीडियो आपने अगर शायद नहीं भी देखी होगी, तो हमने इस लाइन को प्रॉपर इस लाइन को कई बार एम्फेसाइज किया था कि आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये पीवाईक्यू में पूछा गया है। मैं आपको दिखाता हूं, इसे एक बार ध्यान दीजिएगा कि हमने इसे डिस्कस किया है। ये देखिए यहां आ चुका है, बट आगे और डिस्कस कर लेते हैं। विशाखापट्टनम, अब विशाखापट्टनम डीपेस्ट लैंड लॉक्ड प्रोटेक्टेड पोर्ट है। ये भी हमने अभी देखा था, मैं आपको फिर से एक बार इसे दिखाऊंगा। यहां पर देखिए, विशाखापट्टनम डीपेस्ट लैंड लॉक्ड एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट। देखिए डायरेक्ट लाइन आपकी वहां पर उन्होंने उठाकर पिक कर ली है, तो आपको ध्यान रखना है इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। एंड देन उसके बाद कोलकाता, जो कि एक इनलैंड। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सॉइल से रिलेटेड। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी थोड़ा सा ना डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना कि मैं आपको यहां पर अब क्लियरिटी लेकर आऊंगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लेटेराइट सॉइल फाउंड इन इंडिया। अब लेटेराइट सॉइल के बारे में बात हो रही है। क्या क्या ऑप्शन है हमारे यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट कह रहा है दोस्तों, लेटेराइट सॉइल इज फाउंड इन हाई एल्टीट्यूड ऑफ हिमालय। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। इस तरीके की कोई इंफॉर्मेशन आपकी बुक में एनसीईआरटी में नहीं दे रखी जहां पर लेटेराइट सॉइल एक्सप्लेन किया है, और ये गलत क्वेश्चन इसका जो है ऑप्शन है। उसके बाद ये जो सॉइल है वो फर्टाइल नहीं होती, सेकंड ऑप्शन भी आपका गलत है दोस्तों। तो ये 1 और 2 ये दो चीजें हम एलिमिनेट कर देंगे, ऑप्शन बी और डी। उसके बाद थर्ड ऑप्शन तो दोनों में ठीक है, यहां तक तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आने वाली कि ये रेड कलर है और यहां पर प्रेजेंस होता है और आयरन ऑक्साइड, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब डाउट क्या होगा दोस्तों, फोर्थ ऑप्शन में। आपको जो फोर्थ ऑप्शन है इसमें बच्चों को डाउट होगा, क्यों होगा मैं वो भी बताता हूं। यहां पर कह रहा है कि इट इज पुअर इन नाइट्रोजन, पोटैश एंड ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, बट अब प्रॉब्लम क्या आएगी आपको कि ये जो पोटैश वर्ड है वो आपकी एनसीईआरटी में कह रहा है। अब यहां पर आप जब एनसीईआरटी में देखेंगे 11th क्लास की पेज 71 में कह रहा है कि पुअर इन ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, कैल्शियम, वाइल आयरन ऑक्साइड एंड पोटैश आर इन एक्सेस। अब यहां पर तो बुक में जो पोटैश है उसे एक्सेस में बता रहा है, बट क्वेश्चन में कह रहा है कि ये तो पुअर है, तो इसीलिए आपको लगा होगा कि ये फोर्थ क्वेश्चन गलत है, जो फोर्थ ऑप्शन है वो रॉन्ग है। बट दोस्तों हम यहां पर अब थोड़ा सा ना एक स्टेप आगे जाएंगे। कहां जाएंगे,
ये हम जाएंगे अपना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन CDS 2016 में आपसे एक क्वेश्चन आया था, वहां पर पूछा गया था आपसे एक लेटरॉइड सॉइल के बारे में एक स्टेटमेंट मेंशन था और पूछा गया था कि कहा गया था कि लेटरॉइड सॉइल्स आर रिच इन आयरन एंड एल्यूमिनियम बट डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन एंड पोटेशियम। तो दोस्तों यहाँ यूपीएससी ने इस स्टेटमेंट को करेक्ट माना है। यहाँ यूपीएससी ने सेकंड और थर्ड, मतलब हमारा थर्ड स्टेटमेंट है, वो भी यूपीएससी ने करेक्ट माना है। तो इस कारण से जो पोटेशियम है वो माना जाएगा कि वो डेफिशिएंट है। ठीक है, देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि आपकी एनसीईआरटी में ये एक्सिस में दे रखा है, बट मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ये जो स्टेटमेंट है ये आपके एनसीईआरटी में गलत दिया हुआ है। पहला प्रूफ मैंने आपको बता दिया, क्यों? क्योंकि यूपीएससी अपनी आंसर की में ये मान के चल रहा है कि पोटेश जो है डेफिशिएंट है। दूसरा कारण क्या है दोस्तों? ये दूसरा कारण ये भी मैंने हायर स्टैंडर्ड की जो बुक्स हैं वहां पर मैंने जब रिसर्च की, मैंने पाया लेटरॉइड सॉइल के बारे में वहां पर भी ये चीज मेंशन है कि जो पोटैश है, आप यहां पर देखिएगा, समटाइम द फॉस्फेट कंटेंट मे बी हाई, प्रोबेबली प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आयरन फॉस्फेट, बट पोटैश इज डेफिशिएंट। यहां पर भी आप देख रहे हैं पोटैश जो है डेफिशिएंट है। मतलब देखिए, अब यहाँ पर आपके ऊपर ये निर्भर है दोस्तों कि आप मेरी बात मानते हैं या नहीं मानते हैं। मैंने आपको जो प्रूफ है वो बता दिया है कि क्यों हमारी जो एनसीईआरटी में पोटैश जो एक्सिस में है वो गलत हो सकता है। दो कारण है, क्योंकि आपका प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन में पूछा गया CDS 2016 में क्वेश्चन आया है, वहां पर इसको सही माना है कि पोटैश जो है डेफिशिएंट होता है लेटराइट सॉइल में, और साथ में जो हायर स्टैंडर्ड की बुक्स हैं मैंने वहां पर भी आपको दिखा दिया है कि पोटैश जो है डेफिशिएंट में होता है। ये एक राइट स्टेटमेंट है, इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो दोस्तों C ऑप्शन होगा। थर्ड और फोर्थ दोनों ऑप्शन इसके राइट होंगे। क्लियर है दोस्तों? अब आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा यहाँ पर? नेक्स्ट क्वेश्चन में रॉक के ऊपर ये क्वेश्चन है, रॉक पर बेस्ड है। अब यहाँ मैंने हमेशा कहा है दोस्तों कि रॉक का जो चैप्टर है आपकी क्लास 11th में चैप्टर 5th आपका रॉक का चैप्टर है, ठीक है, मिनरल्स एंड रॉक्स। ये बात मैंने अपने गेम चेंजर के स्टूडेंट्स को भी बहुत 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 एम्फेसाइज करके कही थी कि भाई ये जो पेज है ना, ये वाला, ये जो पेज जहां से क्वेश्चन आया है, इसको बहुत अच्छे से रट लो। मतलब इसको जितना अच्छे से रट सकते हो उतना अच्छे से रट लो, क्योंकि यहां से एक मिनिमम या दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और आप देखेंगे सीएपीएफ में एक क्वेश्चन तो डायरेक्टली और दूसरा इनडायरेक्टली क्वेश्चन यहां से पूछा है, ठीक है। तो ये आपका पेज है, पेज नंबर 42, आप यहां पर देख सकते हैं। अब यहां इंपॉर्टेंस क्या है इस पेज की, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। ये आपको दे रखा है इग्नियस रॉक के बारे में डिस्क्रिप्शन, ये दे रखा है सेडिमेंट्री रॉक के बारे में, और ये दे रखा है पूरा मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में। अब इसमें जो सबसे जरूरी चीज होती है दोस्तों, वो है हमारे लिए यहां पर जो मेंशन है एग्जाम्पल। आपको यहां एग्जाम्पल मेंशन किए हुए हैं कि इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जाम्पल क्या है, सेडिमेंट्री रॉक के, और इधर है मेटामॉर्फिक रॉक के। अब ये एग्जाम्पल आपको अगर क्लियरिटी होती ना दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान होता। कैसे, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कॉन्ग्लोमेरेट्स आर क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक। तो कॉन्ग्लोमेरेट्स क्या सेडिमेंट्री रॉक है, ये हम सबसे पहले चीज देखेंगे। अब यहां पर आप नोटिस करेंगे ये जो है हमारा यहां पर कॉन्ग्लोमेरेट, ये रहा कॉन्ग्लोमेरेट, ये एक सेडिमेंट्री रॉक है दोस्तों। यहां पर सेडिमेंट्री के ही एग्जांपल यहां आपको मेंशन किए हुए हैं। तो कॉन्ग्लोमेरेट आपका सेडिमेंट्री रॉक है। क्लास्टिक है, नॉन क्लास्टिक है, अभी इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, बस इतना ध्यान रखो कि ये सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है। उसके बाद स्लेट। अब स्लेट आपका जो है नॉन क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक है, इसके बारे में पूछा है। तो अब ये मैं आपको यहां दिखाता हूं दोस्तों। स्लेट जो है हमारा, ये रहा, ये स्लेट हमारा मेटामॉर्फिक रॉक है। यहां पर ये मेंशन है मेटामॉर्फिक रॉक, इसका एग्जांपल है हमारा ये रहा स्लेट। तो स्लेट दोस्तों हमारा मेटामॉर्फिक रॉक है, ना कि हमारा कोई सेडिमेंट्री रॉक है। तो जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है। इस अकॉर्डिंग ये जो ऑप्शन है जहां जहां सेकंड है वो हमारा एलिमिनेट कर लेंगे हम लोग। उसके बाद थर्ड और फोर्थ, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो थर्ड और फोर्थ है ये हमारी एनसीईआरटी में कहीं पर भी मेंशन नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं कि इसे सॉल्व नहीं किया जा सकता क्वेश्चन को। अब देखिए, जैसे ही आपने जो सेकंड है उसे एलिमिनेट कर दिया, आपका जो थर्ड ऑप्शन है और फोर्थ ऑप्शन है वो अलग बच गया है, बी और डी, जिसमें 3 और 4 तो दोनों में ही सही है, 3 और 4 दोनों में ही मेंशन है। प्रॉब्लम हमारी जो क्रिएट हो रही है यहाँ पर 1 ऑप्शन के लिए हो रही है, और 1 ऑप्शन हमने देख लिया है कि कॉन्ग्लोमेरेट हमारा सेडिमेंट्री रॉक है, जो कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इस अकॉर्डिंग आपका जो डी ऑप्शन है दोस्तों ये बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन एकदम सही है, 1, 3, 4 तीनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है।
ठीक है। तो मैंने बताया आपको दोस्तों इंपॉर्टेंस इसकी कि कैसे इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आया है। अब जो यहाँ पर थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट है ये दोस्तों आपकी यहाँ एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट आप इसको तैयार कर लेंगे आगे के लिए। अब ये थोड़ा सा ना इग्नियस रॉक के थोड़ा अंदर चला गया है कि दो टाइप की इग्नियस रॉक होती है, एक प्लूटोनिक और एक एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो अब इसको थोड़ा सा आपको तैयार रखना है। ये आपको जीसी लियोंग में इसकी इंफॉर्मेशन थोड़ा डिटेल में पता लग जाएगी, तो वहां से आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि ये जो चीज़ है मैंने आपको यहाँ पर ये ग्राफिक्स में भी प्रोवाइड चीज़ें कराई थी कि किस तरीके से इग्नियस रॉक्स में क्या क्या आता है, सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या क्या आता है और मेटामॉर्फिक रॉक में क्या आता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने भी सेडिमेंट्री में ये क्लियरली मेंशन किया था कि कॉन्ग्लोमेरेट आपका सेडिमेंट्री में आता है, और जब यहाँ पर मेटामॉर्फिक आप देखेंगे ये रहा स्लेट, ठीक है। अब ये प्रोवाइड कराने का रीज़न क्या था दोस्तों, आप इस पेज को देखिए। मतलब एक बच्चे का इस पेज को पढ़ने का मन नहीं करेगा जब वो ऐसे बहुत ही रूड फॉर्म में यहाँ पर इन चीज़ों को देखेगा, रॉ फॉर्म में। कि मतलब एक होता है ना कि जब हम किसी चीज़ को इमेजिन करने लग जाते हैं, इमेजिनेशन के थ्रू, फोटो के थ्रू देखते हैं, तो वो चीज़ ज़्यादा याद रहने के चांसेस रहते हैं। तो उसी चीज़ को इस्तेमाल करके हमने यहाँ पर आपको इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक को प्रोवाइड किया था। तो ये होता है तरीका। एक जो मेंटर होता है उसका जो मेन काम होता है वो ये होता है कि आपकी जो एनसीईआरटी है जो इतना रॉ फॉर्म में दी है उसे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाए। बस वही चीज़ हमने यहाँ कोशिश की थी और ये आपके काम भी आई है। तो ये रहा इसका जो आंसर है, डिटेल एक्सप्लेनेशन है, हर तरीके से एनसीईआरटी नोट्स जहां से भी ये चीज़ें पूछी गई हैं मैंने सब क्लियर किया है, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ परमिएबल रॉक दैट अलाउस वाटर टू पास थ्रू इट। ठीक है, परमिएबल रॉक पूछा है और कौन सी रॉक है जो परमिएबल है, जहां से जो है पानी पास होगा। अब दोस्तों इसे आप कई सारे स्टैंडर्ड सोर्सेस से देख सकते हैं, बट मैं आपको बताता हूं, जब मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा मुझे तुरंत ही एक लैंडफॉर्म याद आया। शायद आपने भी इस तरीके से इस क्वेश्चन को देखा होगा, जब इन्होंने बोला है कि कोई उस रॉक का नाम बताइए परमिएबल रॉक का जो वाटर को अलाउ करे पास होने के लिए, तो मुझे अचानक से एक लैंडफॉर्म याद आया, कास्ट टोपोग्राफी। जो कास्ट टोपोग्राफी के बारे में हम जो पढ़ते हैं दोस्तों, तो मुझे तुरंत वो याद आया। और वो कास्ट टोपोग्राफी जो ग्राउंड वाटर होता है उसकी वजह से बनता है, और उसमें जो रॉक होती है, जो रॉक है वो सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। और वो रॉक कौन सी होती है, वो लाइमस्टोन होती है। आपको याद आ रहा होगा जब हम केव वाले जो लैंडफॉर्म्स पढ़ते हैं, जो केव स्टेलेक्टाइट स्टेलेगमाइट वाले, जो याद आ रहा होगा दोस्तों कि एक सरफेस से जो पानी है वो डिसअपियर हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो पानी अंदर पर्कुलेट हो जाता है, परमिएबल हो जाता है। वो रॉक जो है लाइमस्टोन वो परमिएबल होती है, तो वहां पर वो उस टाइप के लैंडफॉर्म क्रिएट होते हैं। तो उसका रीजन है लाइमस्टोन का होना। तो बस वहां से बनाई नॉलेज, वहां से उठाई नॉलेज से आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते थे। मैं आपको एक बार एनसीईआरटी में भी दोस्तों ये चीज दिखाता हूं ताकि आपको एक क्लियरिटी हो। अब एनसीईआरटी में लैंडफॉर्म का हमारा जो चैप्टर है वहां पर आप देखेंगे दोस्तों, ये ग्राउंड वाटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहां प्रोवाइड है। अब यहां क्या कह रहा है, द सरफेस वाटर, आगे चलते हैं, द सरफेस वाटर पर्कुलेट्स वेल व्हेन द रॉक्स आर परमिएबल। ठीक है, यहां तक क्लियर है। वही परमिएबल आपका टर्म यहां इस्तेमाल कर लिया है कि जो वाटर है, यहां पर क्या कह रहा है, सरफेस वाटर पर्कुलेट होगा जब जो रॉक है वो परमिएबल होगी। ठीक है, या थिनी बेडेड होगी या हाईली जॉइंड होगी, क्रैक्ड होगी। तो मेनली तो ये बात इन्होंने कर दी है। अब उसके बाद यहां पर आइए, डायरेक्ट सीधे पॉइंट पर आते हैं। फिजिकल और मैकेनिकल रिमूवल ऑफ मटेरियल बाय मूविंग ग्राउंड वाटर इज इनसिग्निफिकेंट इन डेवलपिंग लैंडफॉर्म, दैट इज वाई द रिजल्ट ऑफ वर्क ऑफ ग्राउंड वाटर कैन नॉट बी सीन इन ऑल टाइप ऑफ रॉक्स। अब ये जो ग्राउंड वाटर का जो वर्क है वो हर टाइप की रॉक्स में नहीं देखा जा सकता, क्योंकि हर टाइप की रॉक परमिएबल नहीं होती है। बट परमिएबल होती कौन सी है? बट इन रॉक्स लाइक लाइमस्टोन, यहां पर मेंशन है लाइमस्टोन, और डोलोमाइट्स रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट। ये भी याद रखना दोस्तों, क्यों? क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है। हो सकता है फ्यूचर में ये कारण आपसे पूछ ले। और दूसरा जो एक और एग्जांपल है डोलोमाइट। तो डोलोमाइट और लाइमस्टोन जो है परमिएबल रॉक हैं। क्यों है? क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ये है इसका एक सबसे पहला तरीका, आप इसे जो अटेम्प्ट कर सकते थे दोस्तों। मतलब मैं आपको हर तरीके से चीज़ें दिखा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, लॉजिक से, और जो एनसीईआरटी है या डिफरेंट जो भी सोर्स आपका हो सकता है, मैं हर तरीके से आपको यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आंसर क्या कैसे हो सकता है। तो जो ये परमिएबल रॉक है दोस्तों, यहाँ लाइमस्टोन होगा। और पहला सोर्स हमने देख लिया कि एनसीईआरटी से कैसे हम इसे लिंक कर सकते थे। दूसरा तरीका,
आप यहाँ आप देख सकते हैं आपकी जीसी लियोंग में भी ये इन्फॉर्मेशन दी है, बट फिर वही बात है दोस्तों, मैं जीसी लियोंग पर ज़्यादा फोकस करने के लिए आपको नहीं कहूँगा क्योंकि वो बहुत बल्कि बुक है, उतना हमारे लिए ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अब वही बात है कि देखो यहाँ से नए क्वेश्चन और कैसे क्रिएट हो सकते हैं। आपको ये परमिएबल और पोरस दो वर्ड हैं, एक परमिएबल क्या होता है और पोरस क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए और इन दोनों में आने वाले एग्जाम्पल्स, तो वो यहाँ पर आपको मेंशन है, आप यहाँ से भी इसको तैयार कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कैसे ये काम किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अलग एग्जाम्पल देखिए, एक ग्रेनाइट है, एक क्वार्ट्जाइट है और एक सिल है। अब ये ग्रेनाइट, क्वार्ट्जाइट, सिल ये किस टाइप की रॉक्स हैं? ग्रेनाइट, क्वार्ट्जाइट, सिल आपकी किस टाइप की रॉक्स हैं? देखिए दोस्तों, ग्रेनाइट है आपकी इग्नियस रॉक और जो क्वार्ट्जाइट है वो आपकी है मेटामॉर्फिक रॉक। ध्यान रखिए दोस्तों, इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक ये दोनों कभी भी पोरस नहीं हो सकती, होंगी बट जब इनमें जो क्रैक है वो डेवलप हो जाएगा। जबकि आपकी जो सेडिमेंट्री रॉक होती है, सेडिमेंट्री रॉक में आपका आ जाता है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन ध्यान रखिएगा आपकी एक सेडिमेंट्री रॉक है। सेडिमेंट्री रॉक पोरस हो सकती है क्योंकि वो सेडिमेंट से बनी हुई है, छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई है, तो वहां पर जो चीजें हैं वो परमिएट हो सकता है, जो वाटर है वो पर्कुलेट हो सकता है, तो इसीलिए इसका आंसर लाइमस्टोन होगा। और ये सिल भी क्यों नहीं होगा? सिल भी एक इग्नियस रॉक है दोस्तों, ये हमारा वॉल्केनो से क्रिएट होने वाला एक लैंडफॉर्म है सिल, वो आप यहाँ देख लेंगे, तो इसीलिए इसका आंसर सिल नहीं हुआ है, इसका आंसर लाइमस्टोन हुआ है। तो इन फ्यूचर में क्या पूछा जा सकता है, इसका सॉल्यूशन क्या है, कहाँ से ये चीज़ें पूछी गई हैं, हमने सब चीज़ देख ली है। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लैंडफॉर्म एंड देयर इवोल्यूशन के बारे में पूछा है। यहाँ पर ड्रमलिन, एक ड्रमलिन है लैंडफॉर्म, उस पर यह क्वेश्चन आया है। अब देखो, मुझे लगता है कि इसमें आपने बहुत ही आसानी से इसका आंसर ए टिक किया होगा। सोर्स भी मैं बता देता हूँ, 11th क्लास चैप्टर 7 पेज 64 पे ड्रमलिन के बारे में मेंशन है। ये क्या है? ड्रमलिन आर स्मूथ ओवल शेप्ड रिज लाइक फीचर कंपोज्ड मेनली ऑफ ग्लेशियल टिल। ठीक है, ग्लेशियल टिल से बने हुए हैं। और यहाँ पर भी यही कह रहा है कि इट इज अ स्ट्रीमलाइन हिल माउल्डेड इन ग्लेशियल ड्रिफ्ट ऑन द टिल प्लेन्स। तो ये इसका आंसर है। एनसीईआरटी से सोर्स मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। एनडीए 2021 में आपसे क्वेश्चन पूछा है बास्केट ऑफ एग के बारे में, बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी के बारे में आपसे क्वेश्चन आया है यहाँ पर। तो ये क्या है? ये ड्रमलिन है, तो यहाँ से आपको ड्रमलिन के बारे में इंफॉर्मेशन जाननी चाहिए थी। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे एक और क्वेश्चन हमने प्रोवाइड किया था, ड्रमलिन। ड्रमलिन क्या है? ये डिपोजिशनल फीचर है आपका ग्लेशियर का। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे एनडीए 2014 में ये क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे सारे जो जियोग्राफिकल फीचर है वो मेंशन है, जिसमें एक फीचर है ड्रमलिन। तो ड्रमलिन क्या है? डिपोजिशनल फीचर ऑफ ग्लेशियर, ये इसका राइट आंसर है। तो कई बार आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दोस्तों ये पूछा गया है कि ड्रमलिन क्या है। और जैसा कि मैं कहता हूं कि एक मेंटोर का काम होता है कि आपके काम को आसान करना। अब जब आप अपनी एनसीईआरटी पढ़ेंगे दोस्तों, तो ग्लेशियल लैंडफॉर्म हो या कोई भी लैंडफॉर्म हो, उन्हें बहुत डिफिकल्ट वे में दे रखा है और ना ही उसमें एक अच्छी पिक्चर्स हैं, ना ही उसमें अच्छे से डिस्क्रिप्शंस हैं। तो वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया था। मैं आपको बस थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा कि ये ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स है और ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स है। इस तरीके से डिवाइड करके रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कौन सा इरोजनल है, कौन सा डिपोजिशनल है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ड्रमनिल्स के बारे में हमने यहाँ मेंशन भी किया है कि ये है ड्रमनिल्स, ग्लेशियल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। तो आप इन सब नॉलेज से इस क्वेश्चन को जो है आराम से टैकल कर सकते थे दोस्तों। ये इसका जो है तरीका था, सारा हमने देख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है दोस्तों स्प्रिंग टाइड्स। यहां हमारे से टाइड्स के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। और क्या पूछ रहा है? स्प्रिंग टाइड हमारा जो कॉमन एलिमेंट है जिसके बारे में स्टेटमेंट दिए हुए हैं, स्प्रिंग टाइड। अब स्प्रिंग टाइड के बारे में दोस्तों आपको सबसे पहले पता होना चाहिए स्टेटमेंट्स, मतलब स्प्रिंग टाइड होता क्या है। मैं आपको बताता हूं, ये आपकी एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 14 मूवमेंट्स ऑफ ओशन वाटर पेज 118 से पूछा है। यहां पर आप देखेंगे दोस्तों स्प्रिंग टाइड के बारे में बता रखा है। अब ये पूरा एलिमिनेशन मेथड मैं आपको समझाऊंगा अगर आपको यहां से समझ में नहीं आता है। स्प्रिंग टाइड के बारे में क्या कह रहा है दोस्तों, यहां पर ये है मेंशन, द पोजीशन ऑफ बोथ द सन एंड द मून इन रिलेशन टू द अर्थ वाज डायरेक्ट बियरिंग ऑन टाइड हाइट। व्हेन सन, मून एंड द अर्थ आर इन स्ट्रेट लाइन, द हाइट ऑफ द टाइड विल बी हायर, दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग टाइड। स्प्रिंग टाइड क्या होता है दोस्तों? जब आपकी सिचुएशन जो है सन की, मून की, अर्थ की, जब ये एक लाइन में होंगी, पूरा एक लाइन में तीनों चीजें होंगी, तो ऐसी सिचुएशन में जनरेट होने वाली टाइड को हम स्प्रिंग टाइड बोलते हैं। ये आपका यहाँ पर
जो है इसका डेफिनेशन है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, हम सीधे अभी आंसर को टिक करेंगे, बट यहां पर एक बार समझ लीजिएगा। देखिए, एक होती है आपकी हाई टाइड, जब ये मून इस तरीके से होता है तो मून की तरफ जो इसका ग्रेविटेशनल पुल होता है, तो वहां एक तरफ हाई टाइड जनरेट होगा आपका जिस तरफ मून होगा, और दूसरी तरफ लो टाइड जनरेट होगा। बट मून के साथ साथ अब जो ग्रेविटेशन है वो सन का भी अटैच हो जाए, वो ऐड हो जाए, ठीक है। जो फोर्स है वो सन की भी मून की भी दोनों की साथ साथ लगेगी, तो जो पुल है वो बहुत ज्यादा होगा, मतलब जो टाइड है वो बहुत ज्यादा हाई होगी। तो जो हाई टाइड है वो हाई से भी ज्यादा हाई होगी, और लो टाइड जो यहां पर आप पानी देख रहे हैं, यहां पर जो टाइड है वो लो से भी और लो हो जाएगी। अब आप यहां पर नोटिस करिए, टाइड मतलब अर्थ और ये वाटर का जो डिस्टेंस है, ये देखिए ये कितना बढ़ गया है, और वहां जहां पर ये लो टाइड है ये आप देख रहे हो, इसको देखिए कितना कम हो गया है, यहां पर कम हो गया है, बिल्कुल हो गया है। तो हाई टाइड ऐसी सिचुएशन में और हाई हो जाएगी, लो टाइड ऐसी सिचुएशन में और लो हो जाएगी। ये आपको स्प्रिंग टाइड से समझना था। अब यहां पर ऑप्शन में क्या दिया है, थोड़ा सा कंफ्यूज किया है, थोड़ा सा ध्यान देना दोस्तों। यहां पर कह रहा है कि हाई टाइड इज हायर देन एवरेज हाई टाइड, यहां तक बात बिल्कुल सही है, बट कह रहा है कि लो टाइड इज हायर देन एवरेज लो टाइड। बिल्कुल गलत है, लो टाइड हायर नहीं होती और लोअर हो जाती है। तो पहला स्टेटमेंट ये गलत हुआ। सेकंड कह रहा है हाई टाइड इज लोअर देन एवरेज हाई टाइड, बिल्कुल गलत है, हाई टाइड तो और हाई होती है। यहां पे है सी स्टेटमेंट है हाई टाइड इज हायर देन एवरेज हाई टाइड, लो टाइड इज लोअर देन एवरेज लो टाइड। ये हमारा एकदम सही आंसर है। एक्सप्लेनेशन भी कर दिया मैंने आपके लिए, एनसीईआरटी का सोर्स भी बता दिया मैंने आपके लिए। मुझे लगता है कि फ्यूचर के लिए भी आपको ये क्लियरिटी हो गई होगी कि स्प्रिंग टाइड क्या होता है और कैसे इसे समझते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। क्वेश्चन आपका वाटर ओशियन से आया है, 11th क्लास की एनसीईआरटी पेज 110 से। यहां पर आपको 4 स्टेटमेंट दिए हैं। कह रहा है कि मैनी ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माउंटेन चेन एग्जिस्ट बीनीथ द सी। ये मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों। एक तो ध्यान रखिएगा, जो फर्स्ट स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट है वो ऑलमोस्ट एक ही लेवल की बातें कर रहे हैं कि जो लार्जेस्ट माउंटेन चेन है वो सी के बीनीथ पाई जाती है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि द मिड ओशियनिक रिज फ्रॉम द लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन, जो मिड ओशियनिक रिज है वो फॉर्म करते हैं लॉन्गेस्ट माउंटेन रिज, और यही बात आपको यहां पर देखने को मिलेगी। मिड ओशियनिक रिज के बारे में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन है, ठीक है। तो ये हमारा सी के अंडर है, विद इन द ओशियन यहां पर बात हो रही है। तो एक तरीके से जब अगर आप ध्यान देंगे तो पहला और तीसरा ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं और एक दूसरे के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो अगर सिर्फ इतने लॉजिक से ही आप इसका आंसर निकालने चले तो 1 और 3 सिर्फ आपको देखने को मिलेगा, डी ऑप्शन में दे रखा है, और जो कि एकदम सही है, ठीक है दोस्तों। और जो फोर्थ स्टेटमेंट के बारे में बात हो रही है, इसके बारे में मैं आपको एक लॉजिक से ही इसको समझाता हूं कि मिड अटलांटिक रिज कह रहा है कि 30 से 33 मीटर अबव फ्लोर अटलांटिक के जो है राइज करता है। बट ये बिल्कुल भी एकदम वेग स्टेटमेंट है, एकदम गलत स्टेटमेंट है दोस्तों, क्योंकि मिड अटलांटिक रिज से मतलब कई सारे ऐसे आपको वहां पर जियोग्राफिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे जो 33 क्या मतलब 100,000 मीटर तक भी जो है जा रहे हैं। तो यहां पर भी आप देखोगे, जब एक मिड ओशियनिक रिज के बारे में आपको समझाया हुआ है, यहां पर भी कह रहा है कि द माउंटेन रेंज कैन हैव पीक एज हाई एज 2500 मीटर, ना कि सिर्फ 30 से 33 मीटर की बात हो रही है, ठीक है। क्लियर है दोस्तों, फोर्थ स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल गलत होगा, आंसर हमारा डी ऑप्शन आ जाएगा। आई होप आपको क्लियरिटी हो रही होगी। आगे अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट कह रहा है द ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्पीसीज फाउंड इन। तो कहां पे फाउंड की जाएगी, इसके बारे में जानकारी आपकी 11th क्लास की बुक में यहां दे रखी है। देयर आर सम कंट्रीज विच आर सिचुएटेड इन ट्रॉपिकल रीजन, दे पोजेस लार्ज नंबर ऑफ वर्ल्ड स्पीसीज डाइवर्सिटी, और इन्हें हम कहते हैं मेगा डाइवर्सिटी सेंटर। तो आंसर हमारा होगा दोस्तों ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एरिया जो होगा वो ज्यादा डाइवर्स होगा, और मैं आपको एक सिंपल टर्म में बता दूं, जितना भी ज्यादा आप इक्वेटर से दूर जाएंगे उतनी जो डाइवर्सिटी है एनिमल की और प्लांट्स की वो रिड्यूस होती चली जाएगी। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं, बता भी रखा है। पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का पैटर्न क्या होता है आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एक बार। द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड बट शोज अ रादर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर मैनी ग्रुप ऑफ एनिमल और प्लांट्स देयर आर इंटरेस्टिंग पैटर्न इन डाइवर्सिटी, द मोस्ट वेल नोन बीइंग लैटिट्यूड ग्रेडियंट इन डाइवर्सिटी। In general,
स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेज एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। तो दोस्तों जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे, मान लीजिए ये हमारा इक्वेटर है, और जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे हमारी जो डाइवर्सिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो इसीलिए ना तो डेजर्ट इसका आंसर होगा, ना ही टेम्परेट होगा, ना ही आर्कटिक होगा, आंसर ट्रॉपिक मॉइस्ट फॉरेस्ट होगा। सिंपल था क्वेश्चन, बस वो है कि मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आगे फ्यूचर में काम आए, एनसीईआरटी से कहाँ पूछा है, आपको सब चीज़ पता होनी चाहिए, उसलिए मैंने आपको इसे एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बिजिएस्ट सी रूट एंड लिंक टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रीजन। अब जो यहाँ पर कैच है ना दोस्तों, जो कीवर्ड है, वो पहली चीज तो ये है कि वो बिजिएस्ट सी रूट होना चाहिए, ठीक है, ये हमारा जो है यहाँ पर कैच है, टू बिजिएस्ट सी रूट। और दूसरा ये हमारा दो इंडस्ट्रियल डेवलप्ड रीजन होने चाहिए, इंडस्ट्रियली डेवलप्ड रीजन। तो जब ये दो वर्ड आप यहाँ पर ध्यान देंगे, और 12th क्लास की ये कौन सी बुक है, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, तो वहां पर जब आप नोटिस करेंगे इंपॉर्टेंट सी रूट के बारे में इंफॉर्मेशन मेंशन है, और कह रहा है नॉर्थ अटलांटिक सी रूट में कि द लिंक नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए एंड नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप द टू इंडस्ट्रियली डेवलप्ड रीजन, दो इंडस्ट्रियली डेवलप्ड रीजन, पहला कीवर्ड मैच कर गया, बिल्कुल ठीक है। द फॉरेन ट्रेड ओवर दीज रूट इज ग्रेटर देन द अदर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंबाइंड, 1/4 of the world's foreign trade move on these route, therefore the busiest in the world। तो सेकंड भी कीवर्ड मैच हो गया दोस्तों कि ये जो है बिजिएस्ट रूट है वर्ल्ड का। पहला टू इंडस्ट्रियल डेवलप्ड है, ये रीजन है ये दो, और दूसरा बिजिएस्ट जो है रूट है वर्ल्ड का, ठीक है, कौन सा, नॉर्थ अटलांटिक सी रूट। तो इसीलिए जो इसका आंसर होगा वो हमारा नॉर्थ अटलांटिक सी रूट होगा। कई बच्चों ने गलती से इसका आंसर मेडिटेरेनियन इंडियन ओशन सी रूट कर दिया है, जो कि सही नहीं है बिल्कुल भी। और फ्यूचर के लिए भी आप थोड़ा सा एक पॉइंट और ऐड याद रखिएगा यहाँ पर दोस्तों, ये मैंने थोड़ा सा यहाँ ध्यान दिया था, हो सकता है इसे आपसे पूछ ले कि कौन सा जो है बिग ट्रंक रूट है। तो इसी रूट को हम ऑल्सो कॉल्ड एज दिस रूट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बिग ट्रंक रूट। तो ये भी ध्यान रखना है कि ये बिग ट्रंक रूट भी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। आगे बढ़े अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये भी हमारा 12th से ही पूछा है दोस्तों। यहां पर क्या है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे रूट के बारे में क्वेश्चन है, और पूछा है कि जो सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्तोक जो है, ये जो रूट है वो कहां से नहीं कट करता है, मतलब कहां किसको पास नहीं करता है, अल्ताई, कॉकाशियस, यूराल या ओब और जेंस्की रिवर। अब इसका जो पेज 70 आप देखेंगे दोस्तों, चैप्टर 8 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, 12th क्लास की बुक है, वहां पर ट्रांस साइबेरियन के बारे में, रेलवे रूट के बारे में आपको मेंशन है। और उसी में आप एक चीज देखेंगे, इट रन अक्रॉस द यूराल माउंटेन, क्लियर है, यूराल माउंटेन तो क्लियर है, यहां से तो मतलब जाता है, तो नॉट करेक्ट पूछा है, ध्यान रखिएगा। तो यूराल तो हमारा यहां नहीं हो सकता है। ओब और येंसी रिवर ये भी मेंशन है, तो यहां से भी पास होता है, तो ये भी नहीं हो सकता है। अब कंफ्यूजन क्रिएट होता है दोस्तों अल्ताई और कोकाशियस माउंटेन में। अब दोस्तों यहां इस पैराग्राफ के साथ साथ आप इस तरीके का एक मैप भी देखेंगे। इस मैप में आपको एक चीज नोटिस होगी कि जो पूरा का पूरा ये रूट है ना, ये आपका रशिया के और चाइना और मंगोलिया के बॉर्डर के आसपास रन कर रहा है। नीचे तो ये बॉर्डर के आसपास रन कर रहा है, ऊपर ये फिर ऊपर चला जा रहा है, यूरेशिया और यूराल को कनेक्ट करता हुआ, ठीक है। तो अब आपको एक चीज ध्यान देनी चाहिए दोस्तों कि आपको यहां पर, मतलब अब आप नोटिस करेंगे आपसे एक ज्योग्राफिकली कि आपको कितना ज्योग्राफी की जो मैपिंग है वो तैयार है, उसका भी ये आपका सवाल बन जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो है कोकाशियस माउंटेन, आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि ये कोकाशियस माउंटेन कहां पर है। और ये मैं ये नहीं कह रहा कि आपको मतलब हवा में कहीं से ये बात आई कि भैया आपको कोकाशियस माउंटेन याद होना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, आपको मैं दिखाता हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये रहा PYQs, अभी मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा। यहां कह रहा है कि विच वन, ध्यान दीजिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन सेपरेट ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी, कौन से दो माउंटेन, जो कौन सा माउंटेन है जो ब्लैक सी और कैस्पियन सी को अलग करता है, वो है आपका कोकाशियस माउंटेन। ये आपका CDS 2019 का क्वेश्चन है दोस्तों। ये मैंने माउंटेन का जब पूरा चैप्टर पढ़ाया था अपने गेम चेंजर स्टूडेंट्स को, और वहां पर जब मैप वहां पर प्रोवाइड किया था माउंटेन का, तो मैंने हर एक मैप का यहां पर इस्तेमाल किया था। यहां पर बताया था ये रहा कोकाशियस, ये रहा यूराल और ये रहा अल्ताई माउंटेन जो उसमें एक ऑप्शन था।
तो वैसे तो आपको यहाँ से क्लियर हो रहा होगा कि अल्ताई किस तरीके से रशिया और मंगोलिया के यहाँ बॉर्डर पर है पूरी रेंज, तो ये तो काउंट हो जाएगी। बट जो कॉकाशियस है वो कभी भी पास नहीं करेगा हमारा इस रूट को, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा कॉकाशियस माउंटेन। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? कॉकाशियस माउंटेन। आपको मैंने समझा दिया है कि ये दो ऑप्शन हम लोग कैसे एलिमिनेट कर सकते थे, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में इंफॉर्मेशन थी। डायरेक्ट इस पर कैसे पहुंच सकते थे, क्योंकि कॉकाशियस माउंटेन के बारे में इंफॉर्मेशन ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछी भी गई थी, और ये मैप इस तरीके से आपका जो है एक्सपेक्टेड था कि आपको इस तरीके से मैप जो है प्रिपेयर करना चाहिए था, जिसमें हर तरीके की जो इन्फॉर्मेशन है वो होनी चाहिए थी। तो मतलब देखिए क्या है ना दोस्तों, बेशक ये क्वेश्चन आसान नहीं है, बट इन मुश्किल क्वेश्चन को करने का कोई तो अप्रोच होगा ना। यूपीएससी ने ऐसा तो नहीं है कि ये एग्जाम बनाया है तो आपको फेल करने के लिए ही बनाया होगा। तो कुछ क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड देखने को मिलेंगे, बट कुछ क्वेश्चन में दोस्तों आपको थोड़ा सा ना एक एक्सपर्ट माइंडसेट वाला जो माइंड है वो लगाना पड़ेगा। तो जो स्मार्ट वर्क है करने का तरीका, जो स्मार्टली जो काम होता है वो यही होता है कि आप एनसीईआरटी और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दोनों को एनालाइज करते हुए जब चलते हो तो आपका जो एग्जाम क्रैक करने का जो चीज़ है वो 101% श्योर हो जाती है दोस्तों। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आपका सिलेबस सिर्फ एनसीईआरटी नहीं है, आपका सिलेबस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपकी एनसीईआरटी से पूछा हुआ है, पेज 19 से। क्या है? पॉपुलेशन एजिंग इज द प्रोसेस बाय विच द शेयर ऑफ द ओल्डर पॉपुलेशन बिकम प्रोपोर्शनली लेसर। जबकि यहाँ पर लेसर नहीं है, यहाँ आप देखेंगे पॉपुलेशन एजिंग इज द प्रोसेस बाय विच द शेयर ऑफ द ओल्डर पॉपुलेशन बिकम प्रोपोर्शनली लार्जर। यहाँ पर यह है लार्जर और इन्होंने कर दिया इसे लेसर। डायरेक्ट लाइन बाय लाइन चीज पूछी हुई है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो ये इसका पहला स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट जो पूछा है वो यहाँ से पूछा है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? इन मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज द पॉपुलेशन इन हायर एज ग्रुप हैज इंक्रीज्ड। और यहाँ क्या कह रहा है? in most of the developed countries of the world population in higher age group has increased। तो ये इसका दूसरा स्टेटमेंट है जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तो 1 में तो आपको दिखाया मैंने किस तरीके से इन्होंने एक टर्म को इधर उधर कर दिया है, तो 1 तो हमारा गलत हो जाता है, सेकंड सही है। इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन जो होगा बी आंसर इसका राइट होगा। सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है दोस्तों ये एरिड डेजर्ट एंड लैंडफॉर्म के बारे में एक क्वेश्चन है। बारछंस के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, 3 स्टेटमेंट है। कह रहा है कि दीज बारछंस आर फाउंड इन थार डेजर्ट। ये बिल्कुल सही है। ये एक क्वेश्चन है दोस्तों जिसमें हमारी जीसी लियोंग की मदद हमें लेनी पड़ेगी। यहाँ पर आप देखेंगे कह रहा है कि दे आर मोस्ट प्रेवलेंट इन डेजर्ट, और हमारा जो इंडिया का जो डेजर्ट थार डेजर्ट है इंडिया में, तो बिल्कुल डेजर्ट में ये पाए जाते हैं। इसका मतलब थार डेजर्ट में ये होंगे। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है द विंडवर्ड साइड हैज कॉन्केव स्लोप विद मैक्सिमम हाइट एट द सेंटर। ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? यहाँ पर आप स्टेटमेंट देखिए, यहाँ कह रहा है कि द विंडवर्ड साइड इज कॉन्वेक्स। तो ये कॉन्वेक्स होता है ना कि कॉन्केव, तो इसीलिए ये जो स्टेटमेंट कॉन्केव कहने की वजह से गलत हो गया है। थर्ड स्टेटमेंट है टू एंड्स ऑफ द बारछंस आर कॉल्ड हॉर्न्स। तो ये बिल्कुल सही है। आप देख रहे होंगे ये 2 एंड यहाँ पर दिख रहे हैं, ये हॉर्न कहलाते हैं। तो ठीक है, 1 स्टेटमेंट और 3 स्टेटमेंट दोनों सही है, सेकंड गलत है। तो सेकंड को हटाइए, 1 3 हमारा सही है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्लियरिटी है दोस्तों, यहाँ पर कहाँ से पूछा है, कैसे पूछा है, मैंने सब क्लियर कर दिया। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों सबसे इस पेपर का सबसे जो आपको लग सकता है पेचीदा क्वेश्चन कि पता नहीं कहाँ से पूछ लिया, कैसे पूछ लिया और क्यों पूछ लिया, वो ये क्वेश्चन हो सकता है, सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। मैंने कहा है हमेशा दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन पूछने के 2 सोर्स हो सकते हैं। एक आपकी एनसीईआरटी, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी से तो बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू से है, और पीवाईक्यू से कैसे है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। यहां पर पूछा क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इन फुमडीज फ्लोटिंग फील्ड इन द लोकतक। पूछा है कि कौन सी सॉइल फॉर्मेशन आपकी फुमडीज में देखी जाती है, और ऑप्शन क्या है, लेटराइजेशन, पोडजोलाइजेशन, ग्लाइजेशन, कैल्सिफिकेशन। टर्म्स थोड़े से डिफिकल्ट हैं तो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, माफ कीजिएगा दोस्तों। तो ये 4 चीजें हैं। अब यही 4 चीजें आप देखिए दोस्तों, एनडीए 2013 में आपसे पूछा था क्वेश्चन, इन द सॉइल फॉर्मिंग रीजन
विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकर इन अ रीजन वेयर इवेपो ट्रांसपोर्टेशन एक्सीड प्रेसिपिटेशन। अब ये क्वेश्चन पर तो मैं बाद में आऊंगा, मैं यहाँ ऑप्शन पे आता हूँ। आप ऑप्शन देखिए, कैल्सिफिकेशन ऑप्शन हमारा CAPF 2023 में था, ये लेटराइजेशन ये भी था, पोर्जोलाइजेशन ये भी था, ग्लाइजेशन ये भी था। चारों के चारों ऑप्शन आप यहाँ पर नोटिस करेंगे, जो चारों ऑप्शन आपके यहाँ हैं वही ऑप्शन यहाँ है। और मैंने हमेशा कहा है, देखो अब मैं क्यों कहता हूँ कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करो, और उसको एनालाइज करने का भी तरीका है। पहला तो आपको ये जो स्टेटमेंट है, ये इसका आंसर यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि भाई ये बात जो हो रही है कैल्सिफिकेशन के बारे में बात हो रही है। अब उसके अलावा भी 3 ऑप्शन यहाँ पर आपके मेंशन थे। तो जो राइट अप्रोच होती है एनालिसिस की, वो ये होती है कि सबसे पहले तो हमने जान लिया कि इसका आंसर क्या है, दूसरा हमने ये भी जान लिया कि इसके ऑप्शन जो अलग दिए गए थे वो क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इन फ्यूचर उन पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और देखिए यूपीएससी ने वही किया, यहाँ पर तो आपसे इन्होंने कैल्सिफिकेशन का स्टेटमेंट उठाकर पूछ लिया, और यहाँ पर आपको जो 3 स्टेटमेंट थे उनमें से किसी एक की डेफिनेशन यहाँ आपको मेंशन कर दिया। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो मैं आपको बता देता हूँ, वो है ग्लाइजेशन। ठीक है, ये आपका यहाँ पर है सी स्टेटमेंट, ग्लाइजेशन इसका राइट आंसर है। क्यों है वो भी मैं बताऊंगा, और मैं आपको ये चारों के चारों जो ऑप्शन है इनके ऊपर डेफिनेशन में आपको समझाऊंगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब ये क्वेश्चन CDS 2 2023 में आए या CAPF 2024 में आए तो हम गलती बिल्कुल भी ना करें। तो अब समझिए दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपका टाइम लूंगा, ये समझना बहुत जरूरी है, इन फ्यूचर हम लोग ये मिस्टेक ना करें, इसलिए कि पोर्जोलाइजेशन होता क्या है इसको समझिए दोस्तों। पोर्जोलाइजेशन इज अ टाइप ऑफ सीवियर लीचिंग दैट रिजल्ट इन द एलुविएशन ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम सेस्क्यू ऑक्साइड्स। अब ये मुझे लगता है आपको नहीं समझ में आया होगा, बट इस स्टेटमेंट पर ध्यान दीजिए। द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ एल्यूमिनियम एंड आयरन एलिमेंट इज व्हाट कॉज पोर्जोलाइजेशन। दोस्तों पोर्जोलाइजेशन क्या होता है, जब एक सॉइल पर जब आयरन और एल्यूमिनियम ये 2 जो कंपाउंड होते हैं, ये जो एलिमेंट है, जब ये पर्कुलेट होके जो डाउनवर्ड मूवमेंट करेंगे, अपना जो मूवमेंट है वो डाउनवर्ड करेंगे और सॉइल के डीपर पार्ट में चले जाएंगे, इट ट्रेवल्स डीपर इनटू द सॉइल एंड डिपॉजिट्स। तो हम ऐसी सिचुएशन में उस सॉइल को पोर्जोलाइजेशन बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम पोर्जोलाइजेशन बोलते हैं, जहां पर जो सॉइल है वो ब्लीच्ड हो जाती है और ऐश ग्रे कलर का जो उसका जो रिजेंबल करती है, उसका जो कलर है वो ऐश ग्रे हो जाता है। ठीक है, राख जैसी दिखने लग जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में जो कीवर्ड है वो याद रखना यहाँ पर दोस्तों क्या है, एक तो एल्यूमिनियम और आयरन एलिमेंट ये जो है आपका डाउनवर्ड मूवमेंट करते हैं। ठीक है, और कलर मैंने बता दिया, ये है आपका पोर्जोलाइजेशन। और आप यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखें, द प्रोसेस इज मोर कॉमन इन लोकेशन वेयर प्रेसिपिटेशन एक्सीड्स इवेपोट्रांसपिटेशन। इस स्टेटमेंट को भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि यूपीएससी ने जब एनडीए में क्वेश्चन आया था तो आपसे यही पूछा था इस तरीके से कि ऐसा फॉर्मेशन बताइए जहां पर इवेपोट्रांसपोर्टेशन एक्सीड करता है प्रेसिपिटेशन को। तो जब इवेपोट्रांसपिरेशन एक्सीड करेगा प्रेसिपिटेशन को, तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों कैल्सिफिकेशन होता है। बट जब प्रेसिपिटेशन एक्सीड करता है इवेपोट्रांसपोर्टेशन को, तो वहां पर आपका पोर्जोलाइजेशन होता है। ठीक है, ये क्लियर है दोस्तों। यहां पर कह भी रहा है कि प्रेसिपिटेशन जब एक्सीड कर रहा है इवेपोट्रांसपोर्टेशन को तो उसे पोर्जोलाइजेशन कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी ध्यान रखिएगा, मुझे पूरा श्योरिटी है कि क्वेश्चन अगली बार जो पूछा जाएगा वो इसी स्टेटमेंट पर पोर्जोलाइजेशन पर पूछा जाएगा। अब चलते हैं हमारे राइट आंसर जो है ग्लाइजेशन, जो क्वेश्चन में आया था, वो क्यों हमने ग्लाइजेशन लिया है वो मैं आपको बताता हूं। इसकी डेफिनेशन देखिए दोस्तों, ये क्या कह रहा है। Soil glycation is a soil formation process caused by lack of oxygen in an anaerobic environment, which result in the production of clay horizon in the soil profile. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। This process is heavily dependent on poor drainage condition. तो दोस्तों एक जो सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है ना यहाँ पर, वो है पुअर ड्रेनेज कंडीशन। अब ये पुअर ड्रेनेज कंडीशन क्या क्या हो सकते हैं, कॉज्ड बाय लो टोपोग्राफिक एलिवेशन, लैंड डिप्रेशन और कंटिन्यूअल वाटर रिचार्ज विद वाटर लॉक्ड कंडीशन। अब दोस्तों हम इसका जो आंसर है वो ग्लाइजेशन क्यों काउंट कर रहे हैं, क्योंकि जब आप फुमडीज वाला जो स्ट्रक्चर है उसे ध्यान देंगे तो वहां पर भी जो ड्रेनेज की कंडीशन है वो पुअर होती है, हर समय कॉन्टिन्यूअल आपका वाटर रिचार्ज रहता है, और जो कलर होता है वो जो कलर है वो यहाँ पर वो ग्लेई होरिजन होता है। ग्ले मतलब यहाँ पर आप देखेंगे इस जो ग्लेइजेशन का होता है वो ग्रेइश
टाइप का क्ले टाइप ऑफ जो सॉइल बनती है वो इस तरीके की जो फॉर्मेशन है, इस तरीके के फॉर्मेशन में होती है। तो आपने देखा हम इसे क्यों काउंट करें, क्योंकि ये मेनली इसका जो रीजन है वो कॉन्टिन्यूअल वाटर रिचार्ज से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी ग्लेशिएशन में कोई भी लेना देना हाई रेनफॉल या ह्यूमिड रीजन से नहीं है। यहाँ पर आपको दिख भी रहा है, द प्रोसेस इज नॉट पर्टिकुलरली डिपेंड ऑन क्लाइमेट। ये जो प्रोसेस है वो क्लाइमेट पे डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है ड्रेनेज कंडीशन पे। और आपको पता है कि ये जो फुमडीज होती हैं, यहाँ पर मेन जो रोल प्ले करता है जो सॉइल का, इनके क्रिएशन का, वो वहाँ का ड्रेनेज कंडीशन है, वहाँ के जो वाटर रिचार्ज है, जो लॉक्ड कंडीशन है, वाटर की लॉक्ड कंडीशन या रिचार्ज है, उस पर बेस्ड है पूरा का पूरा जो सॉइल फॉर्मेशन है। इसलिए इसका आंसर जो है दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग ग्लाइजेशन होगा, और यही जो पूरी पॉसिबिलिटी हो सकती है। बाकी कोई भी अगर इसमें चेंज आएगा, बाकी हम यूपीएससी के आंसर की का वेट करेंगे। बट अभी तक जो मैंने डेफिनेशन और पूरा रिसर्च अपना किया है, मेरे अकॉर्डिंग जो इसका आंसर है वो ये होने वाला है। ठीक है, उसके बाद जो दो ऑप्शन थे उसको भी मैं आपको समझा देता हूं। लेटराइजेशन क्या होता है दोस्तों? जब लेटराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सिलिका फ्रॉम द अपर लेयर रादर देन सेस्क्यू ऑक्साइड्स। अब सेस्क्यू ऑक्साइड्स देखो क्या होता है, एल्यूमिनियम और आयरन, जो एल्यूमिनियम और आयरन जो होते हैं ऑक्साइड्स, उनके ऑक्साइड्स को दोनों को मिलाकर हम सेस्क्यू ऑक्साइड्स बोलते हैं। इन फ्यूचर अगर ये पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ क्या कह रहा है दोस्तों कि अब की बार जो रिमूव हो रहा है, जो नीचे पर्कुलेट हो रहा है सॉइल से, वो सिलिका हो रहा है। तो लेटराइजेशन में आप ध्यान देंगे, कीवर्ड हमारा सिलिका है। और दूसरी चीज जो ध्यान देने वाली है, इट रेफर टू स्पेसिफिक सीमेंटेड होरिजन इन सर्टेन सॉइल दैट व्हेन ड्राइड बिकम एक्सट्रीमली हार्ड सिमिलर टू ब्रिक। अब इस टाइप की जो लेटराइट सॉइल होती है दोस्तों, ये जब ड्राई होती है तो ये इतनी हार्ड हो जाती है कि हमारी जो ईंट बनाने वाली जो इंडस्ट्री है, ईंट बनाने वाला जो सारा जो काम होता है वो इसी टाइप की सॉइल से होता है। तो ये इतना हार्ड जो है फॉर्म हो जाती है। तो इससे भी आप थोड़ा सा फ्यूचर में अगर क्वेश्चन आता है तो इमेजिन कर सकते हैं। और कैल्सिफिकेशन क्या होता है? कैल्सिफिकेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन द सॉइल। तो जब जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो डिपॉजिट हो जाएगा आपकी सॉइल पर, तो वो उसका जो है कैल्सिफिकेशन कहलाएगा। और दूसरा स्टेटमेंट आपको मैंने यहाँ पर दिखाई दिया, एनडीए में जब पूछा है कि जब इवेपो ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा होगा प्रेसिपिटेशन से, तो जो कैल्शियम है, जो कैल्शियम ऑक्साइड है, वो जो सॉइल पर आने लगेगा। ठीक है, वो ऊपर आ जाएगा, और ऐसी सिचुएशन में जो सॉइल है वो हम उसे कैल्सिफिकेशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है कि आपको मैंने सारे के सारे टर्म्स भी क्लियर कर दिए। मैंने ये भी क्लियर कर दिया कि हमारा जो आंसर है वो ग्लाइजेशन क्यों है, और क्यों हमारा जो आंसर है पॉडजोलाइजेशन नहीं है। तो ये इसका जो है पूरा स्टेटमेंट आगे के लिए तैयार रखना दोस्तों। एनालिसिस का मतलब ही यही होता है कि आप सिर्फ उसका आंसर करके ना छोड़ दो, उसको आगे भी देखिए कि आगे उसका जो ऑप्शंस हैं वो क्या क्या हैं, क्योंकि इन फ्यूचर वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये इसका पूरा एनालिसिस था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए दोस्तों, यहाँ कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज द मोस्ट अबेंडेंट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ द अर्थ। तो एलिमेंट कौन सा इसमें से मोस्ट अबेंडेंट है वो यहाँ पर पूछ रहा है दोस्तों। यहाँ सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, कार्बन, ऑक्सीजन, ये डायरेक्ट आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ऑक्सीजन साइकिल यहाँ मेंशन है, कह रहा है कि ऑक्सीजन इज द वेरी अबेंडेंट एलिमेंट इन अवर अर्थ। तो इसीलिए इसका जो आंसर है दोस्तों ऑक्सीजन होगा, आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है। यह इसका आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट दोस्तों ये एक क्वेश्चन है जिसका डायरेक्ट सोर्स तो मुझे कहीं देखने को नहीं मिला है, और इसका जो राइट आंसर है वो तीनों सही है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। फ्यूचर के लिए आपको इसे तैयार रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों ये हमारा ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया है। 3 क्वेश्चन आपके इन्वायरमेंट से बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे, वो मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। 20 क्वेश्चन हमने अभी पढ़ लिए हैं। अब ये 21, 22 और 23 ये 3 क्वेश्चन इन्वायरमेंट के हैं। यहाँ पर देखिए पहला जो क्वेश्चन था आपका कन्वेंशन से रिलेटेड था, यहाँ पर कन्वेंशन पूछा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन आपका उन्हीं कन्वेंशन का पूछ लिया है कि ये किससे रिलेटेड है। तो ये तो बहुत ही मतलब सिंपल क्वेश्चन जिसे मैं कहूँगा, क्योंकि आप यहाँ से इसे कर भी सकते थे। यहाँ आप इसे देख कर कि ये स्टॉकहोम कन्वेंशन, मिनीमाटा, बेसल, रॉटरडैम किसके बारे में बात कर रहा है। तो ये सारा जो है पॉल्यूटेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका आंसर जो है मैनेजमेंट ऑफ पॉल्यूटेंट होगा। तो 2 तो ये एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हुआ। तीसरा जो है आपका रैमसर वेटलाइंस के बारे में पूछा हुआ क्वेश्चन था, जिसका आंसर 1, 2, 3, 4 चारों यहाँ पर सही स्टेटमेंट है। अब इसका मैं सोर्स आपको कहीं नहीं बता सकता क्योंकि करंट से लिंक्ड क्वेश्चन है। तो करंट में भी अगर आपने ये नाल सरोवर वेटलैंड, सो मोररी, चिल्का, गिरी माता के बारे में पढ़ा होगा तो इसको आपने सही किया होगा।
अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो दोस्तों इस पर आते हैं, ये जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है, अब इसे आप कर तो लेंगे आसानी से, बट मैं आपको इसका जो नोट्स है वो आपको प्रोवाइड कराता हूँ। इंटरनेशनल कन्वेंशन का फ्यूचर में आप कोई क्वेश्चन गलत ना करें, तो इसीलिए हमेशा ये जो नोट्स हैं इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। बासल कन्वेंशन, रॉटरडैम कन्वेंशन के बारे में, स्टॉकहोम कन्वेंशन के बारे में एंड मिनीमाटा कन्वेंशन के बारे में, इन चारों के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ प्रोवाइड करा रखी है। इस बार इन्होंने सिर्फ इसके बारे में पूछा है, हो सकता है कि ये नेक्स्ट टाइम इनके जो ईयर है उसको मैच कराने के लिए या फिर एक क्रोनोलॉजी लगाने के लिए पूछ ले। बेसिल कब आया, रॉटरडैम कब आया, 2004 में आया, स्टॉकहोम कब आया, ठीक है, तो ये 2004 में फोर्स में आया। उसी तरीके से आपका जो मिनीमाटा कन्वेंशन है वो कब आया। तो ये चारों चीज़ें आपको तैयार रखनी है, ये सारे आपके कन्वेंशन हैं, इसका सोर्स भी मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारा पूरा एनालिसिस यहाँ पर कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको इस एनालिसिस को सुनने में, देखने में मज़ा आया होगा, आपको कई सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में नया पता चला होगा। और यहीं हम अपने इस एनालिसिस को एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एनालिसिस में। जय हिंद।